गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम जानेंगे एक न्यू पहल की शुरुआत किया गया है जिसमें कि क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज किया जाएगा, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाया जा सकता है उतना क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया गया है। हर एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर तो बिना टाइम लॉस किए हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये जो आज का फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम कह सकते हैं कि मैटर सराउंडिंग अस, हमारे आसपास के मैटर, जो 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर यही है। तो आज इसी चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इसका एमसीक्यूज पार्ट बाई पार्ट आएगा जिसमें मैक्सिमम 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो हम आज फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना टाइम लॉस किए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर का कैरेक्टरिस्टिक कौन है निम्नलिखित में से, या फिर आप कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की विशेषता है, कि इनमें जो लिखा हुआ है ये कौन पदार्थ की विशेषता है। तो आप जानते हैं कि देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है इट हैज मास, इसका द्रव्यमान होता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इट ऑक्युपाइड स्पेस, या स्थान घेरता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इट कैन बी सीन बाई नेकेड आई, इसे नंगे आंखों से देखा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर मोर देन वन ऑफ द इवोव कह सकते हैं, या नन ऑफ दीज। ये बिल्कुल पैटर्न है बीपीएससी टीचर के लिए, जो कि बीपीएससी टीचर में कुछ इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पदार्थ की विशेषता है। तो यदि आप मैटर के बारे में जानते हैं, पढ़े हैं, और 9 क्लास का बुक में दिया हुआ भी था कि ये मैटर हैज ए मास होते हैं, इसके अंदर ये ऑक्युपाइड भी होते हैं, ये स्पेस भी लेते हैं। और ये जो आपका ऑप्शन सी है, तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी सही है, क्योंकि ये इसका द्रव्यमान होता है मैटर का। सेकेंड ऑप्शन है ये भी स्थान घेरता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में कुछ डाउट है, क्योंकि हर एक मैटर को हम देख नहीं सकते हैं। क्योंकि इमेजिन कीजिए यदि लिक्विड है तो उसे देख सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में है देख सकते हैं, क्या हम गैसियस फॉर्म को देख सकते हैं? नहीं, उसे फील कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी कुछ सिचुएशन में सही है, कुछ सिचुएशन में गलत है। बट तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो इसका आप राइट आंसर टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी को आप राइट आंसर के लिए टिक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब मोर देन एभव, मतलब एक क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे, मतलब एक ऑप्शन से ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करती है, कि आपको बताना है कि कौन सी ऐसा प्रोसेसिंग है या प्रोसेस है जिससे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो पहला कह रहा है मेल्टिंग, जिसे पिघलना भी आप कह सकते हैं। सेकेंड कह रहा है बॉइलिंग, जिसे उबालना कहते हैं। थर्ड कह रहा है फ्रीजिंग, जिसे हमें जमना कहते हैं। चौथा कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा कह रहा है नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि कोई भी मैटर को जब हम चेंज करते हैं, अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो वो कभी मेल्ट कर कर भी करा सकते हैं, कभी बॉइल करा कर भी करा सकते हैं, और कभी फ्रीजिंग कर कर भी करा सकते हैं। जैसे आप देखिए, मान के चलिए वाटर है एक गिलास, उसको हमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम फ्रीजिंग करेंगे, जमाएंगे। इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसको हम एक फॉर्म से अलग फॉर्म में, जैसे मान के चलिए आयरन को ही लेते हैं। आयरन आयरन को आप देखते हैं कि मेल्ट कर कर उसे लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। यदि वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसे लिक्विड फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका भी राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन, क्योंकि पिघलना भी एक अवस्था में परिवर्तन लाती है। उबाल कर भी ला सकते हैं और जमा कर भी ला सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। इस अवस्था को आप बताइए कि किस अवस्था में पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि सॉलिड, सेकेंड में कह रहा है लिक्विड जिसे हम तरल भी कहते हैं, और थर्ड में कह रहा है गैस, और फोर्थ में है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि यदि क्या कह रहा है कि आयतन निश्चित होता है तो सॉलिड का आयतन भी निश्चित होता है, लिक्विड का भी आयतन निश्चित होता है, बट हाँ गैस जो है गैस का जो आयतन होता है निश्चित नहीं होता है। इसीलिए आप सुने होंगे सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, वो एक्चुअल में गैस है बट उसे कंप्रेस किया जाता है। या फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर देखते हैं, यदि इसका आयतन निश्चित होता तो इसे कंप्रेस नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर पूछा जा रहा था कि कौन निश्चित आयतन होते बट आकार इसका निश्चित नहीं होते हैं। आयतन तो निश्चित होते हैं। तो जैसे देखिए लिक्विड क्या है, लिक्विड का तो आयतन निश्चित होंगे बट उसका आकार जिस बर्तन में रखेंगे उस टाइप का शेप ले लिया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज हाईली कंप्रेसिबल। किस टाइप के मैटर को या कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़नीय है, मतलब जिसे हम अधिक कंप्रेसिबल कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड, सेकेंड ऑप्शन है लिक्विड, और थर्ड ऑप्शन है गैस, फोर्थ में है मोर देन वन ऑफ द इभव, और फाइव में है नन ऑफ दीज कह सकते हैं या नन ऑफ द इभव, मतलब उपरोक्त में से एक से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं कर सकते। तो आप देखिए क्या कह रहा है कि कौन अत्यधिक संपीड़न, मतलब ऐसे अवस्था का बताना है जो कि हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो जस्ट इसके पहले हम आपको बताए थे कि जो देखिए लिक्विड है और गैस है, तो लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, सॉलिड को तो और नहीं कर सकते हैं, बट गैस जो है, जो अभी एलपीजी की बात की है या फिर सीएनजी की बात की है या ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की है, उसे हम कंप्रेस कर कर सिलेंडर में बंद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेसिबल जो होंगे अत्यधिक सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा ये आपका गैसियस फॉर्म होगा। जो मैटर का थर्ड फॉर्म है उसे गैसियस फॉर्म कहते हैं, यही ज़्यादा कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है केल्विन, थर्ड ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, और फोर्थ में है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि यदि तापमान का एसआई यूनिट को हम केल्विन कहते हैं, ये सेल्सियस भी एक टेम्परेचर को ही मेजर करता है, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर को ही मेजर करता है, बट जो एसआई यूनिट होते हैं टेम्परेचर का उसे माना जाता है ये केल्विन। ये हूबहू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन बाई लाइन, आप मिला सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच फेनोमेना इज द ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू द गैस डायरेक्टली। ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं। जब ठोस से गैस में परिवर्तन कहते हैं कि मतलब कोई सॉलिड फॉर्म है और उसे डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या इसे एवोपरेशन कहते हैं, इसे बाष्पीकरण कहते हैं। सेकेंड कहा जा रहा है क्या इसे हम कंडेंसिएशन कहते हैं या संघनन कहते हैं। थर्ड में कहते हैं या सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फोर्थ में कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव कह सकते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है ये बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा था, टीआरई 3 में भी पूछा था, यही सेम टू सेम क्वेश्चन। तो ये जो सॉलिड से सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है इसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं तो जिसे हम कपूर कह सकते हैं या नेप्थलीन कह सकते हैं। तो कपूर हो जाएगा इसका एग्जाम्पल बेटर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। निम्न में से कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है। आप लोग को पता होगा कि पदार्थ की टोटल 5 अवस्था होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है सॉलिड, सेकेंड में कहा जा रहा है प्लाज्मा, थर्ड में कहा जा रहा है लिक्विड, और फोर्थ में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो आपको पता है कि पदार्थ की मेनली 5 अवस्था होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कह रहा था कि कौन नहीं है, तो आपका इसमें से सभी है अर्थ की अवस्था। अब पदार्थ की अवस्था 5 होते हैं, बट 9th क्लास में अभी आपको मेनली 3 पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट पढ़ना है सॉलिड, सेकेंड पढ़ना है लिक्विड, थर्ड पढ़ना है गैस। इसके अलावा प्लाज्मा अवस्था होते हैं और एक होते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेस अवस्था। तो वो अवस्था को यहाँ पे अभी डिटेल्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसके बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत हिंट दिया है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से सारे के सारे पदार्थ की अवस्था है न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द मैक्सिमम इन, अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसके अणुओं के बीच होगा? सॉलिड के, फर्स्ट ऑप्शन में सॉलिड, सेकेंड ऑप्शन है लिक्विड, थर्ड ऑप्शन है गैस, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ एबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि किनके अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूल स्पेस बहुत कम होते हैं। जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूल स्पेस बहुत कम होंगे वो बहुत आकर्षक बल उसमें अधिक होगा। तो जैसे देखिए, इसमें पहला हो गया सॉलिड, तो सॉलिड सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए सॉलिड को आपको खींचना हो या तोड़ना हो तो वो उतना सुगम नहीं होते हैं जितना सुगमता से आप लिक्विड को एक जगह से दूसरे बर्तन में उड़ेल सकते हैं या फिर उलट सकते हैं जिसे कहते हैं, या फिर गैस को तो और इजी वे में साइड कर सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग गैस को चीरते हुए जब रोड पे चलते हैं या फिर श्वास लेते हैं या फिर दौड़ते हैं तो आराम से गैस को हम इधर कर सकते हैं। इसलिए कहने का मतलब यहाँ यही हो रहा है कि आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होगा, तो सॉलिड फॉर्म में सबसे ज़्यादा आकर्षण होगा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच प्रोसेस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, एक प्रोसेस का नाम बता रहा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का इंक्रीज होगा, मतलब वह कौन सी प्रक्रिया कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाती है। यदि कोई चीज़ को ठंडा करेंगे तब कूलिंग, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि गर्म करेंगे तब हीटिंग, थर्ड में कह रहा है फ्रीजिंग जमाएंगे तब। तो आपको पता है कि यदि आप लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो क्या होते हैं, हीटिंग करते हैं, तो हीट करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा और अधिक हो जाता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन हो जाए, इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि यदि ठंडा करेंगे तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होगा वो कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, राइट ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यदि हम इसे गर्म करते हैं तो इसका गतिज ऊर्जा और अधिक बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नाइदर डिफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम, कहा जा रहा है कि किस अवस्था का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। तो अब अभी देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है सॉलिड, सेकेंड में कहा जा रहा है लिक्विड, थर्ड में कहा जा रहा है गैस, फोर्थ में ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि आयतन निश्चित किसका होता है, तो सॉलिड का कहेंगे, लिक्विड का कहेंगे, बट हाँ गैस का आयतन निश्चित नहीं होते, इसलिए तो उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहा था किसका आकार, और आकार भी देखिए, लिक्विड का भी कहेंगे तो लिक्विड का भी आकार निश्चित नहीं होता है, बट उसका आकार निश्चित आयतन नहीं होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कि गैस ऐसा फॉर्म है जिसका आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखेंगे, जिस तरीके से रखेंगे, उस तरह का ये शेप लेंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर के बाद आ गए हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट कम्फोर फ्रॉम सॉल्ट, कह रहा है कि कपूर और नमक को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। अभी बताए थे, इससे रिलेटेड जस्ट एक क्वेश्चन था, बस उसी का लैंग्वेज घुमा गया कि यदि नमक और कपूर को अलग करना हो तो इसमें से कौन सा विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है क्या, सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है सेकेंड में फिल्ट्रेशन, जिसे छानना कहते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर पेपर से छानिए, या फिर आजकल तो रो लगा हुआ है कहीं से भी फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्टिलेशन, आसवन विधि, फोर्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अभी बताए थे कि सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में जो कन्वर्ट होगा वही होगा
सब्लिमेशन। तो यहाँ पे कपूर है, तो कपूर का एग्जाम्पल भी आपको दिए थे कि यदि हमें डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड बनाना हो, सॉलिड से गैसियस बनाना हो, तो डायरेक्ट सब्लिमेशन का प्रयोग प्रोसेस करते हैं। तो इसका कहने का आंसर जो राइट होगा कि यदि हमें नमक से कपूर को अलग करना हो तो हमें ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बॉइलिंग इज द वर्क फिनोमेना बिकॉज, उबालना एक सामूहिक घटना है क्योंकि, ये जो उबालना है पहला कह रहा है कि यह पूरे तरल में होता है, तरल मतलब लिक्विड में होते हैं, यह केवल सतह पर होता है। सेकंड थर्ड में कहा जा रहा है यह केवल दबाव में होता है। फोर्थ में कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ये प्रोसेस है ये पूरे तरल में होते हैं, मतलब कहने का मतलब यह पूरे तरल, इट एक्योर थ्रू आउट इन द लिक्विड। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा कि उबालना जो सामूहिक घटना है ये पूरे तरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाष्पीकरण से क्या होता है। एवोपरेशन, मान के चलिए कोई वाटर एवोपरेट हो रहा है या आपका स्वेट ही एवोपरेट हो रहा है आपका बॉडी से, तो आपको वहाँ क्या होगा, कूलिंग होगा, हीटिंग होगा या कंडेंसेशन होगा। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो आपको पता है जब भी वाष्पीकरण होते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है। इसी कारण जब हम लोग फैन के नीचे बैठते हैं तो हमारा स्वेट जब वाष्पीकृत होता है तो हमें हमारे बॉडी को ठंडक महसूस होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि वाष्पीकरण से हमें क्या मिलता है, तो ठंडक मिलता है। इसीलिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्पिरिट जिसे कहते हैं, जिससे सुई देने से पहले आपके स्किन को क्लीन करते हैं, वहाँ पे भी आपको ठंडक फील होता है। इसका कारण यही है कि वहाँ से वाष्पीकृत होता है तो वहाँ का आसपास का एनर्जी लेता है, जिससे कि हमारे बॉडी को ठंडक महसूस होता है, ठंडा ठंडा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं थर्ड में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इफेक्टेड द रेट ऑफ द एवोपरेशन। वाष्पीकरण की दर को कौन प्रभावित करता है, कि कोई भी वाष्पीकरण तेज होगा, कम हो गया या मीडियम होगा या नहीं होगा, ये कौन प्रभावित करता है, कौन कौन इससे इफेक्ट कर सकता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है क्या, सरफेस एरिया, इस सतह का क्षेत्रफल। सेकेंड कह रहा है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। फोर्थ थर्ड में कह रहा है विंड स्पीड, क्या पवन की गति। फोर्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है इसका यदि हम राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल इमेजिन कीजिए, जब हम लोग छत पे या हम अपने आसपास कपड़े को सुखाने के लिए फंसाते हैं तो उसे जितना ज़्यादा फैलाएंगे वाष्पीकरण उतना जल्दी होगा, जितना जल्दी वाष्पीकरण होगा उतना जल्दी मेरा कपड़ा ड्राई होगा, सूखेगा। इसके बाद ह्यूमिडिटी, आप खुद सोचिए बारिश के मौसम में क्या कपड़ा अच्छी तरीके से सूख जाते हैं, तुरंत नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी है, वाटर अमाउंट की मात्रा पहले से प्रेजेंट है, तो हमारे कपड़े हो गए या हमारे आसपास के हो गए, वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है। इसके अलावा पवन, कभी कभी देखिएगा कि बारिश के मौसम में हम लोग घर में रहते हैं, तो घर में यदि बारिश हो रहे हैं, बराबर बारिश हो रहे हैं, हमारा क्लॉथ बहुत सारा भीग गए, बट तब क्या करते हैं कि फैन ऑन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि पवन की गति से भी, कहने का मतलब कि हवा से भी हमारा वाष्पीकरण दर प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है कि विच वन हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा। गतिज ऊर्जा मतलब वो सबसे ज्यादा वो मूवमेंट करेंगे। तो आपको पता है कि किस सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्या, सॉलिड। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है लिक्विड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है गैस। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, जिसे उपरोक्त में से एक से अधिक कह सकते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि यदि काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, तो ठोस का मॉलिक्यूल उतना मूवमेंट, तरल का मॉलिक्यूल, सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होंगे वो गैसियस में होंगे। इसी कारण होता है कि आपके घर में जब खाना बनते हैं या किचन में खाना बनते हैं या कोई भी सेंट यूज करते हैं तो तुरंत मॉलिक्यूल के माध्यम से, मूवमेंट के माध्यम से आपके आसपास वाले एरिया में फैल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विलयन की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
लेटेंट हीट पढ़े होंगे। फ्यूजन इन द हीट रिक्वायर्ड टू, क्या ठोस को पिघलने के लिए, तरल को बाष्पीकृत करने के लिए, गैस को संघनित करने के लिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लेटेंट हीट आप पढ़े होंगे, तो जब भी कोई सॉलिड को पिघालने के लिए हमें लेटेंट हीट की आवश्यकता होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसीलिए आप इसका एग्जांपल देखते होंगे कि जब वाटर को पानी में आइस को मेल्ट करते हैं और इसे हीट करते हैं, तो जब तक वाटर हीट नहीं होंगे, जब तक ये आइस अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा कि ठोस को पिघलने के लिए। नेक्स्ट आगे बात कर सकते हैं, 16-17 नंबर का रहा है कि पदार्थ के कण होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूव। इसके बाद कह सकते हैं स्टेशनरी, कह सकते हैं स्थिर, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है विदाउट मास, बिना द्रव्यमान का। फोर्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है पदार्थ के कण हमेशा लगातार कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, ये अस्थिर तो हो नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। सेकेंड ऑप्शन तो स्थिर नहीं होते हैं, बिना द्रव्यमान का ऐसा नहीं होते हैं। अभी हम बताए थे फर्स्ट ऑप्शन में कि कोई भी मैटर होगा तो उसका मास होगा, तो मास होगा तो इसका मतलब उसका पार्टिकल्स का भी मास होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे कि पदार्थ के कण कौन होते हैं, कि जिसके मैटर कह सकते हैं पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण में लगातार गतिमान होते हैं, इसका मतलब हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं एक पार्टिकल। यही कारण है कि एग्जाम्पल आपको दिए थे कि हवा में जब हम लोग खाना किचन में बनता है तो हमारे आसपास की वहाँ उसका टेस्ट या सुगंध हमारे आसपास फैल जाते हैं, ये लगातार गतिमान होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन संपीडनीय है, मतलब जिसे हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं। ये सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि पीछे किए थे। सबसे पहले कहा जा रहा है एयर, सेकेंड में कहा जा रहा है वाटर, थर्ड में कहा जा रहा है वुड। अब ध्यान देना है, फोर्थ में कहा जा रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द एबव। अब देखिए क्या कह रहा है कि जिसे हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं, तो क्या हम लकड़ी को कंप्रेसिबल कर सकते हैं? ऑप्शन सी को देखिए नहीं कर सकते हैं। वाटर को तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। इसका पीछे का क्वेश्चन सेम टू सेम यही था, बट वहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया गया था, सीधे सॉलिड लिक्विड फॉर्म दिया गया है। और यहाँ जो दिया गया है सॉलिड का एग्जाम्पल देकर पूछ लिया गया कि किसे कंप्रेसिबल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग, पिघलने के दौरान पदार्थ के कणों में क्या होता है? कह रहा है दे लॉस एनर्जी, वे ऊर्जा खो देते हैं। दे वाइब्रेट, वो अत्यधिक अधिक कंपन करते हैं। थर्ड में कह रहा है दे स्टॉप मूविंग, वे चलना बंद कर देते हैं। फोर्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पिघलने के दौरान पदार्थ के कणों में अधिक कंपन होने लगता है, मतलब अधिक मूवमेंट होने लगता है। देखते हैं वाटर को जब बॉयल करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वाटर को जब बॉयल करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी पिघलेगा, मेल्टिंग होगा, तो उसके कण में जो कंपन होंगे वो और ज़्यादा कंटिन्यूअसली तेज हो जाएंगे, गतिज हो जाएंगे और ज़्यादा। इसलिए उसमें आप कह सकते हैं कि ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किसकी घनत्व सबसे अधिक होता है? विच वन हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? तो फर्स्ट ऑप्शन में है गैस, सेकेंड में है लिक्विड, थर्ड में है सॉलिड, फोर्थ में मोर देन वन ऑफ द एबव, और फिफ्थ में है वन ऑफ द एबव। अब देखिए कह रहा है कि किसका डेंसिटी सबसे ज्यादा घनत्व होगा। सबसे ज्यादा घनत्व आपका सॉलिड को देखने को मिलेगा। किसको मिलेगा? सॉलिड फॉर्म का। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सबसे ज्यादा घनत्व डेंसिटी देखने को मिलेगा, ये सॉलिड फॉर्म को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसे सॉलिड फॉर्म कहिए या फिर ठोस फॉर्म कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि बर्फ का गलनांक क्या होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस कब मेल्ट करते हैं? क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे, फर्स्ट ऑप्शन, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे, थर्ड ऑप्शन,
270 केल्विन के। फिर फोर्थ में कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव। फिफ्थ में कह रहा है नन ऑफ दीज। आपको पता है बर्फ का गलना, कुछ बच्चे मान देंगे कि अच्छा बर्फ का गलना मेल्टिंग ही तो हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए कि ऑप्शन ठीक है, वाटर का तो ये जो मेल्ट होते हैं ये कितना पे मेल्ट होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो मेल्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि बर्फ का पिघलना इसी चीज को हम कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि क्या कह रहा है कि मेल्टिंग कब होंगे, आइस कब मेल्ट होंगे, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कराएंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। क्या इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम आइस को मेल्ट कराएंगे तो बर्फ को गलाना है, तो इसका मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर लेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 22 नंबर आ गए। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट मैटर। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। तो आप फर्स्ट में एयर, सेकेंड में लाइट जिसे प्रकाश कह सकते हैं, थर्ड में वाटर या पानी कह सकते हैं, तो फोर्थ में है मोर देन वन ऑफ द एबव, और फिफ्थ में है नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि एयर लिक्विड फॉर्म है जिसे हम कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म। लाइट, ये लाइट कोई मैटर नहीं है, ये एक एनर्जी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही होगा। और यदि वाटर कहेंगे तो वाटर भी आप अभी पढ़े, सॉलिड लिक्विड गैस मैटर का 3 स्टेजेज होते हैं। ऐसे तो 5 होते हैं बट अभी आपको 9th क्लास में ही पढ़ना है, 3 ही पढ़ना था। तो ये जो पदार्थ नहीं है ये ऑप्शन बी हो जाएगा कि लाइट एक पदार्थ नहीं है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट बात करते हैं 23 कर रहे हैं विच स्टेज हैज द हाईएस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस। अब बताइए किस अवस्था में कणों के बीच स्थान सबसे अधिक होगा। जस्ट उल्टा सोचिए कि सॉलिड वाला कैसे होता है कि उसका जो क्लोजली वो पैक होंगे सॉलिड, बट इसका सबसे उल्टा देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि क्या इसका सॉलिड, सेकेंड में कह रहा है क्या लिक्विड, थर्ड में कह रहा है गैस, फोर्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कह रहा है नन ऑफ एबव। तो आपको पता है कि किस अवस्था में कणों के बीच स्थान सबसे अधिक होगा, तो सबसे कम किसके बीच में होगा, सबसे कम लिक्विड के बीच में होगा, उसके बाद गैस के बीच में, सॉरी उसके बाद लिक्विड के फॉर्म में होगा। पहला सॉलिड हो गया जिसके अंदर स्पेस बहुत कम होंगे, सेकेंड में आ जाएंगे लिक्विड जिसमें कुछ सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होंगे, गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होते हैं। इसी कारण इसमें हम एग्जाम्पल, फिर उसी एग्जाम्पल को रिपीट करना चाहेंगे जो किचन वाला लिए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थान होने के कारण ये बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ये पदार्थ क्या वेरी स्मॉल होते हैं, सेकेंड में कह रहा है क्या कंटिन्यूअस मूविंग होते हैं, थर्ड में कह रहा है बोथ ऑफ दीज, फोर्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वेरी स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं इसलिए ये पदार्थ का स्वरूप है, फिजिकल नेचर है। इसके अलावा पदार्थ निरंतर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, इसका मतलब ये भी पदार्थ की भौतिक स्वरूप है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस सब्लिमेंट। आप ऐसे सब्सटेंस को सेलेक्ट कीजिए जो कि सब्लिमेंट है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड इसमें 3 क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट में कह रहा है क्या कपूर, सेकेंड में कह रहा है आयोडीन, थर्ड में कह रहा है नेप्थलीन, फोर्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि कपूर होगा जो सब्लिमेशन करेगा, सीधे सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और एक चौथा हो जाएगा नेप्थलीन। नेप्थलीन की गोली हम लोग यूज करते हैं क्लॉथ में या और भी इंसेक्ट्स को जर्म से बचाने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन लगाएंगे उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। तो आज के लिए हम जो रखेंगे, आज के लिए, और इसका जो आपको भी पीडीएफ दिए हैं वो सारा का आंसर यहाँ लिखा हुआ है। यदि कोई बाई मिस्टेक भी हो गया होगा तो यहाँ सुधार कर दे दिया जाएगा। और जो आज
अभी हम जो बताएं एनसीईआरटी 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें अभी 25 क्वेश्चन लिए हैं। ये लगभग 4 पार्ट में आएंगे, 25 कर कर ये लगभग राउंड ऑफ 100 क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।